हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग पहले पार्ट में सुपोषण के बारे में पढ़ रहे थे, आज मैं सुपोषण और कुपोषण के दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित हुई हूं। मुझे उम्मीद है कि सुपोषण और कुपोषण आप लोगों को बहुत पसंद आया। ये दूसरा पार्ट भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के तरफ और शुरू करते हैं सुपोषण और कुपोषण का दूसरा पार्ट। तो आइए चलिए चलते हैं, सुपोषण के बारे में जानते हैं और भी चीज़ें हम लोग। तो आइए सुपोषण के लक्षण के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। सुपोषण का लक्षण क्या होता है? अगर हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे सुपोषण जो हमें स्वस्थ बनाए रखता है, तो ऐसा है जब सुपोषण है, अगर हमारे शरीर में हम सुपोषित व्यक्ति हैं तो कैसे दिखेंगे हम लोग कि पता चल जाए कि सुपोषण है, वो सुपोषित व्यक्ति है। कैसे पता चलेगा? तो आइए हम लोग जानते हैं सुपोषण के लक्षण क्या होते हैं। दांत एवं मसूड़े स्वस्थ होते हैं, यानी कि जब हम स्वस्थ भोजन लेते हैं, पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन लेते हैं, तो हमारे दांत जो होते हैं स्वस्थ होते हैं, मसूड़े चमकीले होते हैं, दांत चमकीले होते हैं। ठीक। सांस मीठी दुर्गंध रहित होती है, सांस जो होती है अच्छी होती है और दुर्गंध नहीं आता है सांस से। मतलब दुर्गंध रहित का मतलब होता है कोई बदबू सांस में नहीं आती है। बाल लंबे चमकीले होते हैं, जब हम लोग सुपोषित भोजन लेते हैं तो हमारे बाल का ग्रोथ जो होता है बहुत अच्छे से होता है और बाल जो होते हैं चमकीले भी होते हैं। कान नाक आँख दोष रहित होते हैं, यानी कि कान और नाक आँख दोष रहित होते हैं, इनमें कोई दोष नहीं होता है। इनमें अच्छे से जो प्रक्रिया होनी चाहिए अच्छे से सुनाई देता है, अच्छे से दिखाई देता है और अच्छे से सूंघने में हर प्रक्रिया जो है आँख कान नाक की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती है। तो आइए आगे चलते हैं। व्यक्ति की नाड़ी गति, रक्तचाप, श्वसन गति सामान्य रहती है, यानी कि जब व्यक्ति की नाड़ी जो गति है, सांस लेने का जो गति है और रक्तचाप जो है वो सामान्य रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो सुपोषित व्यक्ति है और वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन लेता है। इससे उसके बॉडी की सारी मूवमेंट जो होती है वो सामान्य रहती है, वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मानसिक विकास तथा सुगठित होती है, मांसपेशियां विकसित तथा सुगठित होती है। मांसपेशियां विकसित मतलब मांसपेशियों का विकास होता है और वो सुगठित होती हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं, अच्छे भोजन लेने से क्या होती हैं? हड्डियां मजबूत होती हैं। व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। व्यक्ति की में जब सुपोषित व्यक्ति रहेगा उसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर रहेगा, उसके पास भरपूर एनर्जी रहेगी, भरपूर प्रोटीन रहेगा। तो क्या करेगा? वो अच्छे से कार्य करेगा, उसके कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी, एकाग्रता बनी रहेगी। यानी कि जब वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो एकाग्रता बनी रहेगी, वो कुछ घंटे तक एकाग्र मन से काम कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, किसी भी वर्क को कर सकता है, एकाग्रता बनी रहती है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसकी एकाग्रता बनी नहीं रहती है, हर समय वो परेशान रहता है। व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है, स्वस्थ व्यक्ति जाहिर सी बात है प्रसन्नचित ही रहता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। सुपोषण प्राप्ति के लिए विशेष बातें। अगर हम लोग सुपोषण की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से प्राप्त हो सकता है, ऐसी कुछ विशेष बातों को जानेंगे कि सुपोषण हमें सुपोषित व्यक्ति कैसे हो सकता है और कहाँ से प्राप्त होता है सुपोषण। तो आइए चलते हैं। आहार में पर्याप्त मात्रा में प्राणिज तथा वनस्पति भोज्य पदार्थ शामिल करना चाहिए। यानी कि सुपोषित होने के लिए क्या करना होता है? प्राणिज्य तथा वनस्पति भोज्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए अपने भोजन में। प्राणिज्य से प्राप्त होते हैं अंडा, मीट, मांस, मछली। इनमें क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्सेज होता है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज होता है, इसमें खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं। तो इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। वनस्पति भोजन जो होता है उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, विटामिन भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इससे क्या होता है? सुपोषित व्यक्ति हो जाता है। अगर वो पौष्टिक तत्व लेता है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और सुपोषित रहता है। तो आइए आगे चलते हैं। भोज्य पदार्थ को खरीदने के लिए आर्थिक रूप से सही हो। अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको भोज्य पदार्थ यानी कि पौष्टिक तत्वों से भरपूर पदार्थ को खरीदने के लिए आर्थिक रूप से भी सही होना जरूरी है, उसके पास पैसे भी होना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग चाह के भी, आर्थिक स्थिति जिनकी खराब रहती है, वो अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं और कुपोषित हो जाते हैं। भोज्य पदार्थ को संग्रह करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो भोज्य पदार्थ है हमारे पास उसको संग्रह करने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उस भोज्य पदार्थ को
ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके, उसमें कीड़े मकोड़े आदि ना लगें। अगर कीड़े मकोड़े भोज्य पदार्थ में लग जाते हैं तो वो भोजन को दूषित कर देते हैं। अगर उस भोजन को आप लेते हैं तो फिर स्वास्थ्य खराब होता है और कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आइए आगे चलते। भोजन पकाने के सही ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कोई भी भोजन आप ले रहे हैं, भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, तो उसको पकाने का सही ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको स्वस्थ रूप से बना सकते हैं। वो अपने लिए आप उसको पौष्टिक बना सकते हैं, स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं, अगर आपको सही तरीके से पकाना आता है तभी। तो आइए आगे चलते हैं। भोजन परोसने का ढंग आकर्षक होना चाहिए। भोजन जो परोसने का, भोज्य पदार्थ को आप पकाते हैं और उसको परोसने का ढंग नहीं आता है तो भी आप कुपोषित हो सकते हैं। ऐसे क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जब आकर्षक भोजन परोसने में नहीं लगता है तो भोजन कितना भी अच्छा बना रहे, खाने में मन नहीं लगता। अगर आप भरपेट भोजन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कुपोषित हो जाएंगे। इसीलिए भोजन को परोसने का ढंग भी आना चाहिए, ताकि भोजन करने वाले को देखकर ही भोजन करने का मन करने लगे। व्यक्ति को भोज्य पदार्थों को चुनाव करने की पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति जो है उसको भोज्य पदार्थों की जानकारी होनी चाहिए। कौन से भोज्य पदार्थ में विटामिन मिलते हैं, कौन से में प्रोटीन मिलता है, कौन से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होते हैं। उस व्यक्ति को इस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसको अपने आहार में शामिल भी करना चाहिए। इससे वो क्या होगा, व्यक्ति जो होगा वो पौष्टिक तत्वों को लेकर स्वस्थ होगा और सुपोषित रहेगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर बाय द वे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगी जहां भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे जानते हैं सुपोषण। तो आगे हम लोग का टॉपिक होगा जो है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? अभी तक तो हम लोग सुपोषण के बारे में जान रहे थे कि सुपोषण क्या होता है। सुपोषण वो होता है जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है, सुपोषित व्यक्ति सुपोषण होता है। तो कुपोषण के बारे में बात करते हैं। कुपोषण जैसा कि ऋणात्मक है और कुपोषण जो है हमारे शरीर के स्वास्थ्य को खराब करने का कार्य करता है या खराब हो जाता है हमारा स्वास्थ्य। तो आइए हम लोग, भारत की अधिकांश जनता गरीब है, यानी कि भारत जो है ये गरीब देश है। इसमें बहुत सारी आबादी है, बहुत सारी जनसंख्या रहती है। कभी कभी इन्हें भरपेट अनाज भी नहीं नसीब होता। इतनी जनसंख्या है हमारे भारतवर्ष में कि कभी कभी इन्हें भरपेट अनाज भी नसीब नहीं होता है। वो उनके आहार में जो होती है प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण आदि की पौष्टिक तत्वों की कमी बनी रहती है, जिससे उनके शरीर क्या होती है, निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और वो थके थके महसूस करने लगते हैं और वह बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुपोषण के कारण होता है। कुपोषित व्यक्ति कुपोषण क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं और हमारे शरीर में भरपूर ऊर्जा, हमारे शरीर के अकॉर्डिंग ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, कुपोषित हो जाता है। तो आइए हम लोग कुपोषण की परिभाषा की बात कर लेते हैं। कुपोषण की परिभाषा क्या होती है? कुपोषण यह वह स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति को स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। कुपोषण ऐसा स्थिति होता है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। जैसा कि आप लोग ऊपर भी पढ़ रहे थे कि क्या होता है, भरपेट अनाज नहीं मिल पाता है, ऊर्जा नहीं मिल पाती है, प्रोटीन नहीं मिल पाती है, विटामिन नहीं मिल पाता है। जब शरीर को ये पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाएंगे तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के शरीर स्वास्थ्य में गिरावट होगा और स्वास्थ्य में जब गिरावट होगा तो व्यक्ति क्या होगा, कुपोषित हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। कुपोषण एक या एक अधिक तत्वों की कमी या अधिकता से होती है। कभी कभी कुपोषण जो होता है, कुपोषण में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तो भी कुपोषण हो जाता है, या कभी कभी पौष्टिक तत्वों की अधिकता भी हो जाती है। एक पौष्टिक तत्व की हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है। कभी कभी जैसे ये है, हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो गरीब जनता है, गरीब जनता की अगर बात हम लोग करें तो वो प्रोटीन अपने भोजन में कम ही शामिल करते हैं, वसा अपने भोजन में कम ही शामिल करते हैं, क्योंकि ये जो भोजन होते हैं ये महंगे होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादातर निर्भर रहते हैं, चावल, रोटी और आलू। तो इनको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही मिलता रहता है तो भी इनको कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुपोषण की स्थितियाँ। कुपोषण की स्थिति क्या होती है, कौन कौन सी स्थितियों में कुपोषण हो जाता है। कुपोषण की स्थितियाँ जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। कुपोषण की स्थिति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अति पोषण और अल्प पोषण।
आइए हम लोग विस्तार से अति पोषण के बारे में जानते हैं। अति पोषण क्या होता है? जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता बनी रहती है तो अति पोषण हो जाता है। जब कोई भी व्यक्ति है जब एक पौष्टिक आहार को बार बार लेता है तो उसकी क्या होती है, उसके शरीर में क्या होती है, अधिकता हो जाती है। कोई भी चीज़ अधिक या कम बर्दाश्त नहीं हो पाता है। अब कोई भी चीज़ एक संतुलन में होना चाहिए। अगर वो कम होता है तो भी नुकसानदेह होता है, अगर वो ज़्यादा होता है तो भी नुकसानदेह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दें, अगर व्यक्ति जो है वसा का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसको क्या होता है, वो मोटापा से ग्रसित हो जाता है। और मोटापा जो है सारी बीमारियों को निमंत्रण देती है। कई बीमारियों से, मोटापे से कई बीमारियां हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। ये किसके कारण होता है? ये अति पोषण के कारण होता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, आगे भी जानते हैं। तो आइए चलते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग नोट्स को बनाते जाइए। तो आइए आगे चलते हैं, अल्प पोषण के बारे में बात करते हैं। इस अल्प पोषण में किसी एक पौष्टिक तत्व की निरंतर कमी बनी रहती है। जब किसी एक पौष्टिक तत्व की कमी बनी रहती है तो क्या होता है, अल्प पोषण हो जाता है। जैसे अल्प पोषण के बारे में जान लीजिए, जैसे मैरास्मस, क्वार्सिकार, अंधता, स्कर्वी, बेरी रक्त अल्पता आदि रोग हो जाते हैं। जैसे ये बीमारियां जो है वो किसी एक पौष्टिक तत्व की कमी से हो जाती है। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ रहे थे, प्रोटीन जो होता है, किसकी प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, मैरास्मस हो जाता है, क्वार्सिकार हो जाता है। अंधता जो होता है विटामिन ए की कमी से हो जाती है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से हो जाता है। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। रक्त अल्पता जो होता है हमारे भोजन में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो रक्त अल्पता रोग हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और भी चीज़ें जानते हैं। अल्प पोषण के कितने प्रकार होते हैं? अल्प पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राथमिक अल्प पोषण और द्वितीयक अल्प पोषण। तो प्राथमिक अल्प पोषण की बात करेंगे हम लोग, तो प्राथमिक अल्प पोषण में पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी रहती है। यानी कि जो प्राथमिक अल्प पोषण होता है उसमें क्या होता है, निरंतर पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी बनी रहती है। इससे क्या होता है, व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। तो आइए आगे चलते हैं, द्वितीयक अल्प पोषण। जब व्यक्ति आहार में सभी पौष्टिक तत्वों को लेता है और उसका पौष्टिक तत्व जो है सही से शरीर में पाचन नहीं हो पाता है, तो इसमें द्वितीयक अल्प पोषण का कारण रहता है। और आइए एक बार और हम लोग अच्छे से जान लेते हैं द्वितीयक अल्प पोषण क्या होता है। जब कभी हम लोग क्या होता है, आहार को भरपूर मात्रा में लेते हैं और जो हमारे अंदर जो भोजन जा रहा है हमारे शरीर में उसका अच्छे से पाचन नहीं हो रहा, अवशोषण नहीं हो रहा, संग्रह नहीं हो पा रहा, तो क्या होता है, द्वितीयक अल्प पोषण के कारण होता है। तो आइए और भी चीज़ें जानते हैं। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, वेरी इम्पॉर्टेंट है। शरीर में फोलिक अम्ल के अवशोषण न होने पर रक्त अल्पता रोग हो जाता है। किसके कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है? शरीर में फोलिक अम्ल के अवशोषण न होने के कारण। इसको आप लोग याद रखिएगा। कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण न होने पर रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है।